So, hello, good morning to all of you, and I heartily welcome this channel again. So, hopefully आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होगी और बहुत जल्द आप लोगों का एग्जाम वगैरह भी देखने को मिलेंगे. सो तैयारी रखिए, कॉन्टिन्यूटी रखिए, वो बहुत बड़ी बात है. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो था हमारा 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे. 31st क्वेश्चन की बात कर रहे थे. तो 31st क्वेश्चन हमारा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के आते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हमें क्या बताते हैं भाई? क्रोनोलॉजी जो होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बहुत क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं. और अगर आप 2012 से 2018 के बीच में जो क्रोनोलॉजी गिवन है ना, हर पेपर में 10-10 क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, अगर वो भी कर लेते हैं तो मोर देन आपके लिए इनफ रहेगा. उसको उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है पेपर्स के अंदर. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं आपके अंदर. इसमें है कि सीएस प्रोडक्शन फंक्शन है, कोक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ट्रांसलोग प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट है. इनके बारे में हमें बात करनी है. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कोक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर लेते हैं. देखिए, इनकी स्टोरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कोक डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस की. तो कोक डगलस में क्या था कि डगलस जो था एक है ना इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे. तो उन्होंने उस वक्त 1927 के, अच्छा ये आया था 1927 में, तो उन्होंने 1927 के आसपास जो है ना, इन्होंने एक चीज फाइंड आउट करी थी. उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर जो देखने को मिला, इन्होंने जो डाटा देखा, उस डाटा के अंदर देखा कि जैसे जैसे कैपिटल का शेयर बढ़ता जा रहा है उतना ही शेयर जो है लेबर का ही बढ़ता जा रहा है. यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, कॉन्स्टेंटली देखा गया था, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू सॉरी कांस्टेंट शेयर देखा गया. कांस्टेंट शेयर का मतलब मैं बता देता हूं कैसे. जैसे मान लीजिए आपकी नेशनल इनकम है, जो डिवीजन की बात कर रहा था, वैसे ही बता दूं आपको. जैसे नेशनल इनकम मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज है, अगर कैपिटल का शेयर 70 रुपए है, लेबर का शेयर 30 रुपए है, इसके अंदर डिवीजन ऑफ नेशनल इनकम के अंदर. तो थोड़े दिनों बाद जब देखा गया नेशनल इनकम हमारी 200 हुई है, तो कैपिटल का शेयर वहां पर 140 हो गया और लेबर का शेयर वहां पर 60 हो गया है. यानी कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों. तो ऐसा कैसे हुआ वो देखने को. तो फिर ये क्या करा, डगलस जो है कोब के पास गया. कोब को बोला कि यार एक ऐसा ऐसा मैथमेटिकल फंक्शंस बना दे, क्योंकि कोब जो था एक मैथमेटिशियन था. तो उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन बना दे जिसमें ये चीज देखने को मिले. प्रोडक्शन फंक्शन की मैं वो जो डिमांड थी उसकी क्या थी कि एक तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिले, कि जितना शेयर उसका है वो उसी तरह से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. सेकंड थिंग कि जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स यानी कि हमारी जो लेबर होगी या फिर कैपिटल होगी, वो अर्न करेंगे, कमाएंगे किस वे से, अपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही उसको वो अर्न करेंगे. यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन देखने को मिला. ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो उन्होंने कोक डगलस ने एक प्रोडक्शन फंक्शन तैयार किया, वो प्रोडक्शन फंक्शन क्या था हमारा, वो था Q इज इक्वल टू में A कैपिटल रेज टू पावर अल्फा लेबर रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा. या फिर हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं A कैपिटल रेज टू पावर अल्फा लेबर रेज टू पावर बीटा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी क्या क्या थी. पहली प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई थी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इसको किसी भी फैक्टर वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो इधर मैंने अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो वो भी प्रोडक्शन जो होगा 5 से मल्टीपल में ही आएगा. तो इस तरह से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है. सेकंड थिंग इसके अंदर क्या चीज आनेगी, जो फैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अर्न करनी चाहिए. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कैपिटल की क्या देखी गई, तो अल्फा इनटू में y अपॉन में कैपिटल आया. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की क्या देखी गई, 1 माइनस अल्फा इनटू में y अपॉन में लेबर का देखी गई. तो ये चीज यहाँ पर दो देखी गई. ठीक है, उसके बाद और क्या देखा गया यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर, अच्छा ये क्या है, ए क्या है यहाँ पर, ए जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर है. टेक्नोलॉजी यानी कि एफिशिएंसी पैरामीटर है. एफिशिएंसी पैरामीटर का मतलब समझ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा. ओके, थर्ड फंक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो अल्फा प्लस में बीटा है. यानी कि अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या होगा, वो ऑलवेज 1 होना चाहिए. 1 का मतलब समझ रहे हैं, अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा, इन दोनों को प्लस करके देख लो, इक्वल टू में ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा. तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 देखने को मिलेगा, ये होना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं. देखिए क्या चीज है, अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 आ जाता है तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. यहां से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है. क्वेश्चन किस सेंस में पूछेगा, यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा वो, फिर वहां से वो पूछेगा ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इंस्टेंट इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, ऐसा पूछ लेगा. प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पक्का क्वेश्चंस पूछता है. अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यही था. तो ये था हमारा कोक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये आया था 1927 के अंदर, ध्यान रखिएगा भाई. सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन.
सीएस प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं अब क्या है। तो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन आया था 1965 के अंदर आया था भाई, ध्यान रखिएगा। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन 1965, इसका मतलब क्या था, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका मैटर था, फुल फॉर्म थी। और ये किस तरीके से था, इन्होंने जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया था दैट विल बी इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ए इनटू डेल कैपिटल रेज टू पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल लेबर रेज टू पावर माइनस रो एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में रो। यहां पर ये चीजें क्या है ये देख लीजिएगा। जैसे ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, कितना प्रोडक्शन होगी, ये हमारा टेक्नोलॉजी यानी कि हम कह सकते हैं एफिशिएंसी पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर है। ये हमारा जो रहेगा कैपिटल का शेयर रहेगा, शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल शेयर रहेगा, कैपिटल रहेगी, रो जो रहेगा हमारा। अच्छा एक ये देख लीजिए 1 माइनस डेल क्या है, ये हमारा लेबर का शेयर रहेगा, लेबर शेयर रहेगा। रो जो होगा हमारा वो क्या है, हमारा यहाँ पर रो की जो वैल्यू की बात करता है वो है हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, ध्यान रखिएगा भाई इसको भी, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर की बात करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस रे से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर इसी रो से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर से ही पूछा जाता है मैक्सिमम। एक चीज देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन बता देता हूं आपको किस फॉर्म में आएगा। वो क्या करेगा, इस प्रोडक्शन फंक्शन को देगा, यहां पर इसकी रो की वैल्यू दे देगा कुछ ना कुछ, डेल की वैल्यू दे देगा कुछ ना कुछ, इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा। तो वो वहां पर पूछेगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताएं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो यानी कि सिग्मा से इसको हम डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में रो इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि जो रो की वैल्यू गिवन होगी ना, आप वो चीज पुट अप कर लीजिएगा यहाँ पर। अब दूसरी बात क्या आती है यहाँ पर, मान लीजिए अगर रो की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है बट लेस देन 0 है, तो हम सिग्मा की वैल्यू को कहेंगे ग्रेटर देन 1 आएगा हमारे पास। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 रहेगा हमारे पास, ठीक है भाई। और अगर रो की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 है। अगर रो की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 से लेकर के लेस देन इंफिनिटी तक पहुंच जाती है तो हम इसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा लेस देन 1 रहेगा। तो ये था हमारा कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन 1965 में आया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, थर्ड जो है ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन, ये 1967 में आया था भाई। ठीक है, आज इसके 2 प्रोडक्शन फंक्शन हो गए, ये ट्रांसलॉग वाला आगे भी आ जाएगा तो आगे भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल याद कर लीजिएगा आप लोग, ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन जो था वो कब आया था, वो आया था 1967 के अंदर। और उसके बाद एक और है शायद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट कब आया था, ये दिया था, अच्छा ये ध्यान रखिए अभी, ये मार्शल ने दिया था, ये दिया था मार्शल ने, और ये आया था 1880 में आई थिंक आसपास, 1890 में ये आया था। तो ध्यान रखिएगा, होपफुली आप लोगों को ये 4 प्रोडक्शन फंक्शन हमने की हैं। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, अच्छा कोप डगलस 1927 के अंदर आया, देन उसके बाद सीएस प्रोडक्शन 1965 के अंदर आया, ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन 1967 के अंदर आया, देन उसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल यानी कि मार्शल का गिवन था वो 1890 के अंदर आया था। तो क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, काफी सारी बताने है जस्ट वो ईएएस क्या है चीज, हाँ जी ध्यान से लिख लीजिएगा सारे बच्चे ये चीज भाई। ईएएस क्या है, ये है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एज्यूम स्कीम, एम्प्लॉयमेंट एज्यूम स्कीम। और भी काफी सारी स्कीम्स गिवन है, जैसे ट्राइसम गिवन है एक, TRYSEM, दैट इज ये था हमारा ट्राइसम था, रूरल यूथ असेंबलर ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग से रिलेटेड था, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक ये पॉइंट था। अच्छा और भी दे रखा होगा, ये दे रखा है जवाहर रोजगार, JRY दैट इज जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना एक ये थी भाई। और एक पॉइंट और गिवन है इसके अंदर, ये है RLEGP, ये क्या चीज है RLEGP, ये है भाई रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एक ये है भाई। अच्छा अब बात आते हैं यहाँ पर कि इनके अंदर भी स्पेशल इनकी क्रोनोलॉजी ही पूछी गई है। तो कब थी ये क्रोनोलॉजी, तो एज्यूम ये स्कीम थी हमारी 1993 के अंदर आई थी भाई। ट्राइसम जो थी ये हमारी ये आई थी 1979 के अंदर आई थिंक, हाँ 1979, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ
1979 ठीक है। सो जवाहर रोजगार योजना ये हमारी 1989 के अंदर आई थी, और ये जो थी RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये आया था हमारे पास 1983 के अंदर। तो होपफुली काफी सारी हो गई है। एक और है शायद मेरे हिसाब से NREP है, ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये आई थी भाई 1980s के अंदर अप्रोक्सीमेटली, हाँ 80s में आई थी ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये है हमारे पास नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये आया था 1980 के अंदर। ये 5 बता दी है भाई, तो अगर क्वेश्चन रहेगा तो इससे बाहर तो आई थिंक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनकी क्रोनोलॉजी आप इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द ओरिजिन ऑफ द मनी इन मेटल। मैंने अभी बताया था भाई लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन था इसी चैप्टर के अंदर। मैं बता देता हूँ एक बार, इसी सीक्वेंस सीरीज जो हमने शुरू की इसमें, हाँ जी 3rd क्वेश्चन था। तो उस वक्त हमने क्लासिक वो देखा था कि मनी की इवोल्यूशन कैसे हुई थी, याद है स्पेडलिंग ने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात की थी, वहां पर उसके अकॉर्डिंग था शायद, हाँ स्पेडलिंग और हाँ एक होता, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, तो चेक पहले आए, मेटालिक मनी, कमोडिटी मनी, पेपर मनी, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो सी इसका आंसर रहेगा हमारे पास। कमोडिटी मनी पे सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते थे। देन उसके बाद फिर मेटालिक मनी आई थी, मेटालिक मनी सोने चांदी का लेन देन होने लगा, फिर पेपर करेंसी आने लगी, आजकल चेक्स वगैरह चलते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। होपफुली आपका यहाँ तक 33 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोगों को समझ भी आ गए अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है वो भी चीज फाइंड आउट करके मुझे बता दीजिएगा। सो देखते हैं आगे कुछ ना कुछ और जल्दी से कोशिश करेंगे, जल्दी हो जाएगी ये पेपर, तो पूरा सिर्फ 2012 में टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।